जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन का हम लोग प्रैक्टिस सेट 8 देखेंगे, जो हम लोग प्लेटफॉर्म बुक के तहत से चला रहे हैं। ठीक, इसमें आपको टोटल 28 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। तो हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे और चलिए हम इसको शुरू करते हैं। यहाँ से हम लोग का जो पहला प्रश्न रहा, ये रहा। प्रश्न है कि मजलिस किस देश की सांसद का नाम है। तो मजलिस जो है वो किस देश के सांसद का नाम है? मालदीव एवं ईरान के जो है सांसद का नाम जो है वो मजलिस है। ठीक, राइट आंसर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर देखिए स्पेन दिया गया, तो स्पेन के सांसद का क्या नाम है? कोटेक्स नाम है। और बांग्लादेश के जो सांसद का नाम है उसका जातीय नाम है। ठीक, चलिए दूसरा जो प्रश्न हम लोग का है कि व्हाइट पेपर भारत के अतिरिक्त अन्य किस देश का एक सरकारी दस्तावेज है। देखिए, जो व्हाइट पेपर होता है वो भारत के अतिरिक्त अन्य किस देश का जो है एक सरकारी दस्तावेज है। तो भारत के साथ ही साथ वह ब्रिटेन का भी वह सरकारी दस्तावेज है। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तीसरे नंबर जो हम लोग का प्रश्न है कि मुखबरात निम्नलिखित में से किस देश की एक गुप्तचर संस्था है। तो ये मुखबरात जो है किस देश की गुप्तचर संस्था है? पहला है नाइजीरिया, दूसरा है सूडान, तीसरा है मिस्र और चौथा में है लेबनान। कहाँ की गुप्तचर संस्था है? तो यह जो है आपका मिस्र की गुप्तचर संस्था है। ठीक, हम लोग बात करते हैं भारत के गुप्तचर संस्था का। तो यह एक है, पहला होता है इसका राव है। ठीक, इसको शॉर्टकट में रा कहते हैं। इसका जो फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग होता है। और जो दूसरा है आईबी है, क्या है? दूसरा आईबी है जो इंटेलिजेंट ब्यूरो होता है। और जो तीसरा होता है वह सीबीआई होता है। कौन होता है तीसरा? सीबीआई, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है। ठीक, तो ये सीबीआई का फुल फॉर्म था। ये सभी जो तीन थे ये भारत की गुप्तचर संस्था थी। ठीक, अगला चौथे नंबर प्रश्न है कि नए और 20 रुपये के मूल्य वर्ग नोट के पीछे किस आकृति को दर्शाएगा। देखिए, जो हम लोग का नया जो नोट है 20 रुपया का, उसके पीछे कौन सा आकृति दर्शाया गया है? पहला है मंगलयान, एलोरा की गुफा, रथ के साथ हम्पी या फिर सांची स्तूप। तो ये नए जो 20 रुपये का नोट है उस पर आपको एलोरा की गुफाओं का जो है चित्र वर्णन किया गया है। ठीक, देखिए, जो 2000 के नोट है उसके पीछे आपको मंगलयान का चित्रण मिलेगा। 500 रुपये का जो नोट है उसमें आपको लाल किला मिलेगा। और जो 200 रुपया का आपका नोट है उसमें सांची का स्तूप का चित्रण है। 50 रुपये का जो नोट है उसमें हम्पी का रथ का जो चित्रण है। और जो 100 रुपये का नोट है उसमें रानी का बाग है। और जो 20 रुपये का था तो उसमें आपको ये था एलोरा की गुफाएं। और जो 10 रुपये का है तो उसमें सूर्य मंदिर कोणार्क का उसमें चित्रण किया गया है। ठीक, अगला देखिए हम लोग का पांचवा जो प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी आयोग को किस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी आयोग को जो है किस वर्ष नोबेल शांति का जो है पुरस्कार प्रदान किया गया। तो यह प्रदान किया गया था 1981 में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का छठे नंबर जो है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडम। यहाँ पर राइटर देन राइट, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका जो राइट आंसर छठा में हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा? इसका राइटर देन राइट, यानी कि इसका जो सही हिंदी अर्थ होगा कि पूरी तरह से ईमानदार होना। तो इसका कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर में इसमें आपका कम्प्लीटली हॉनेस्ट, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल एडजेक्टिव। इसमें आपको एडजेक्टिव जो है प्रयोग करना है, कौन सा सही है? तो यहाँ पर क्विकर जो एडजेक्टिव है वो सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आठवें नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? इसमें आठवें नंबर जो आपका हो जाएगा द न्यूज इज सो गुड दैट इट्स कैन नॉट बी ट्रू। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर सी कर लीजिएगा। और नौवें नंबर जो हम लोग का प्रश्न है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार आपको प्रीपोजिशन चूज करना है। डिड यू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश। यहाँ पर मुझे जाना पड़ा, इसका ट्रांसलेट करेंगे तो यह क्या होगा?
आई हैड टू गो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर आपका मुझे जाना पड़ा, इसका जो ट्रांसलेट होगा आई हैड टू गो। 11वें नंबर जो देखिए प्रश्न हम लोग का यहाँ से आपका जो है साइंस के प्रश्न स्टार्ट हुआ। और पहला प्रश्न है कि तत्व है, एक तत्व के परमाणु इलेक्ट्रॉनों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण निम्नलिखित प्रकार से है। यह किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर यह जो वितरण किया गया है और कह रहा है कि रासायनिक क्रियाओं में इस तत्व के लिए यह संभावना है कि वह है, क्या वह है एक इलेक्ट्रॉन लेता है। यह संभावना क्या है कि वह एक इलेक्ट्रॉन लेता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विद्युत अपघट्यों में से सबसे अधिक आयन किसमें है। तो सबसे अधिक आयन की बात हो रही है, किसमें है, तो वह 50 ग्राम NH4Cl अणुसंहित, यहाँ पर जो है अणुसंहित 53.5 है, इसमें आपको अधिक आयन किसमें है, ठीक। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 13वें नंबर जो प्रश्न है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के 10 के पावर -4 इन्वर्स m घोल का pH मान क्या होगा। तो इसका जो pH मान होगा वह 10 होगा, क्या होगा 10 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर हम लोग का है कि एक जैसी दाब व ताप की स्थिति में निम्नलिखित गैसों में से सबसे अधिक घनत्व किसका है। तो सबसे अधिक घनत्व की बात हो रही है, तो यहाँ पर देखिए SO2 का जो है सर्वाधिक घनत्व है, ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का 15 नंबर है कि फलों को जल्दी पकाने के लिए निम्नलिखित में से आप किसे चुनेंगे। तो फलों को जल्दी पकाने के लिए एथिलीन को हम चुनेंगे, किसको, एथिलीन को चुनेंगे। देखिए यहाँ पर एथिलीन होता है, एक एथिलीन होता है और एक एसिटिलीन होता है। तो एसिटिलीन का भी ये जो एसिटिलीन होता है वह कृत्रिम रूप से फल को पकाता है और ये भी जो फल को पकाने में ही काम आता है, ठीक। एथिलीन जो यहाँ पर दिया गया है एथिलीन, इसका सूत्र होता है C2H4 होता है। और जो एसिटिलीन होता है उसका जो सूत्र होता है C2 और H2, यानी कि उसमें दोनों में 2 होता है और इसमें H4 होता है, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्यों में उचित स्थान का विराम चिन्ह ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए हाय ... मैं तो कहीं का नहीं रहा, इसमें देखिए 2 चिन्ह आपको यूज करना है। कौन कौन से किया जाए, तो इसमें जो आपका होगा कौन सा चिन्ह होगा जी। इसमें आपका देखिए पहला यहाँ पर एक ये वाला होगा और दूसरा में आपका फुल स्टॉप होगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि दिए गए समास ज्ञात करना है। ये कनक लता में कौन सा समास है। तो कनक लता में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात करना है। यहाँ पर पर्यायवाची मीन का पर्यायवाची क्या होता है, देखिए मीन मतलब होता है मछली, मत्स्य, ठीक। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका मछली का मत्स्य मीन कर सकते हैं, ठीक। इसका सफरी भी होता है, मक्कर भी होता है, झक भी होता है, तो इत्यादि हो सकता है। तो यहाँ पर आपका मत्स्य सही है। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द याद करने। यहाँ पर सार्थक जो आँखों के सामने हो उसके लिए एक शब्द, तो जो आँखों के सामने है उसके लिए प्रत्यक्ष और जो आँखों के सामने ना हो उसके लिए अप्रत्यक्ष। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्यों में से मिश्र वाक्य ज्ञात करिए। यहाँ पर हम लोग को खोजना है कि इसमें मिश्र वाक्य कौन सा है। पहला है वह पुस्तक कहाँ है, दूसरा है वह पुस्तक कहाँ है और मेज पर रखी थी, तीसरा है वह पुस्तक भी कहाँ है और चौथा है कि वह पुस्तक कहाँ है जो कल मेज पर रखी थी। तो इसमें कौन सा आपको सही लग रहा है। तो देखिए इसमें जो सही है ऑप्शन डी वाला जो है सही है कि वह पुस्तक कहाँ है जो कल मेज पर रखी थी। राइट आंसर यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, तो उसमें आपका डी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर हम लोग का 21 नंबर जो प्रश्न है कि केपलर के ग्रह गति के तीसरे नियम के अनुसार सूरज से मध्य दूरी r किस प्रकार परिक्रमण काल t से परिवर्तित है। तो वह किस प्रकार परिवर्तित है, वह यहाँ पर t² समानुपाती यहाँ पर प्रोपोर्शनल है r³ है, ठीक। यहाँ पर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए 22 नंबर जो प्रश्न है कि एक रेडियो पदार्थ की अर्ध आयु काल जो है t वर्ष है। अपरिवर्तित रहने के लिए परमाणुओं की मूल संख्या 6.25% द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें जबकि पदार्थ का क्षय हो रहा है।
तो ये क्या होगा, इसमें आपका जो होगा वह 4t होगा, 4t वर्ष होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि माइक्रो तरंग में तरंग दैर्घ्य की कोटि होती है। तो माइक्रो तरंग में जो तरंग दैर्घ्य की कोटि होती है वह मिलीमीटर होती है। ठीक, माइक्रो तरंग की खोज हर्ट्ज ने किया था, ये तो आप सभी को पता है, और इसका जो उपयोग है रेडियो, टेलीविज़न और टेलीफोन में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि MKS पद्धति में जी का मान होगा। तो MKS पद्धति में जो जी का मान होता है वह 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक, देखिए यहाँ पर जो जी का मान होता है वो बदलते रहता है। पृथ्वी के तल पर जो होता है 9.8 होता है। यदि आप 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाइएगा तो इसका जो मान होगा घट जाएगा, वह हो जाएगा 1000 की ऊंचाई पर आपको 7.33 इसका मान हो जाता है। ठीक, यदि आप 8000 की ऊंचाई पर जाइएगा तो इसका यही मान घटकर आपको 1.93 हो जाता है, और जब 10,000 की ऊंचाई पर जाइएगा तो इसका मान घटकर 1.49 यानी कि 1.49 जो होता है और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है। ठीक, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा वह इसका जो मान है घटता जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 25 नंबर है कि लकड़ी के एक पिंड का भार W का आयतन भी है और भी है, जल पर तैरा देने पर पिंड का आभासी भार होगा। तो यहाँ पर देखिए जो जल पर तैरा देने पर इसका जो लकड़ी का आभासी भार होगा वह क्या होगा, तो बिल्कुल सही, इसमें जो आभासी भार होगा वह 0 हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 26 नंबर प्रश्न है कि जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है। तो देखिए जब श्वेत प्रकाश को वायु से कांच में प्रवेश करता है तब क्या होता है, तो तब लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है। क्या होता है, तब जो होता है लाल प्रकाश जो होता है सबसे अधिक चाल से चलता है। राइट आंसर इसमें आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न है यहाँ पर हम लोग का है कि दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के लिए निकट बिंदु 50 सेंटीमीटर पर है। इस व्यक्ति के दृष्टि को सुधारने के लिए प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी व प्रवृत्ति होगी। तो देखिए यहाँ पर निकट बिंदु यहाँ पर कौन सा है, दूरदृष्टि से की बात हो रही है। तो दूरदृष्टि में कौन सा आपका लेंस लगता है, उसमें उत्तल लेंस लगता है, और यह जो है 50 प्लस 50 सेंटीमीटर उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न 28 नंबर है कि दाब एक अदिश राशि है क्योंकि, दाब जो है एक अदिश राशि है क्योंकि यह अभिलंब बल के घटक एवं क्षेत्रफल का अनुपात होता है। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम लोग का प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न है कि अस्थायी अक्षांश असंपीड्य के लिए बर्नौली का समीकरण व्यक्त करता है। तो जो बर्नौली का समीकरण व्यक्त करता है वह ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर जो हम लोग का है कि 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक सपाट को यहाँ पर एक सापट पर 10 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पर चल रही है। कार और सड़क के बीच घर्षण बल डॉट होनी चाहिए ताकि गाड़ी फिसले नहीं। यहाँ पर पूछा गया है कि कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर आंसर भी इसी में दे दिया गया है। तो यहाँ पर जो प्रश्न है इसमें कुछ त्रुटि हुआ है। ठीक, इसमें राइट आंसर पूछा जाना चाहिए कि कितना होनी चाहिए, तो ये आपको यहाँ पर यदि मिटकार देते हैं तो मिटकार देंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 10 के पावर 4 न्यूटन होगा। ठीक, राइट आंसर डी कर लीजिए। 31 नंबर जिससे हम लोग का जो प्रश्न है ये आपको मैथ का प्रश्न है, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। देखिए मैं आपको जो है आंसर इसका बताते चलता हूँ। ठीक, 31 का जो राइट आंसर होगा वह आपका डी हो जाएगा, और 32 का जो आपका राइट आंसर होगा वह भी डी होगा। 33 की हम लोग बात करते हैं तो इसका राइट आंसर 219 होगा। ठीक, अगला है हम लोग का 34, 35, 36। तो 34 का जो राइट आंसर होगा वह 1:2 होगा। 35 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा 99, 44, और जो 36 है तो 36 का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए होगा। यहीं पर हम लोग 37 की बात करते हैं तो 37 में आपको समीकरणों का दिया गया है और इसका राइट आंसर जो होगा वह सी हो जाएगा। ठीक, 38 नंबर देखिए, 38 नंबर जो ये आपका प्रश्न है और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह ए अथवा बी, यानी कि ए और ये दोनों भी हो जाएगा।
39 नंबर देखिए प्रश्न जो है आपका, ये आप लोग सॉल्व कीजिएगा और राइट आंसर इसका 5/19 आएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि 40 नंबर 50 से 56 का वर्ग चिन्ह बताइए। यहाँ पर वर्ग चिन्ह देखिए, वर्ग चिन्ह जो होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टे में 2 होता है, तो 50 और 56 को जोड़िएगा तो 106 होगा, 106 में 2 से भाग दीजिएगा तो वह कितना 53 होगा। ठीक, चलिए अगला जो हम लोग का प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है। प्रश्न है कि चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो चित्तौड़ में जो विजय स्तंभ का निर्माण किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? राणा कुंभ के द्वारा किया गया था। ठीक, राणा कुंभ का जो संबंध था वह सिसोदिया वंश से उसका संबंध था। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर भी मैथ का ही प्रश्न, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 43 नंबर हम लोग का है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष, यहाँ पर पहला अंग्रेज अध्यक्ष की बात हो रही है, तो वह कौन था? वह था जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले जो था 1888 में इलाहाबाद जो कांग्रेस अधिवेशन के यह अध्यक्ष था, इसी के द्वारा किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न देखिए 44 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के जो नाम से जानते हैं किसको? दादा भाई नौरोजी को। किसको? दादा भाई नौरोजी को। कांग्रेस का जो शब्द है वो दादा भाई नौरोजी के कहने पर ही रखा गया था। कांग्रेस जो कांग्रेस पार्टी का शब्द है तो इन्हीं के कहने पर रखा गया था। 45 नंबर प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था? तो देखिए भारत छोड़ो जो आंदोलन है वह अगस्त में शुरू किया गया था। कब किया गया था? तो 8 अगस्त को यह जो है आपको क्रांति शुरू किया गया था और 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर के अधीन सभी महत्वपूर्ण जो नेता थे उनको कैद कर लिया गया और 14 जुलाई को जो है 14 नहीं है, ठीक है, 9 अगस्त को सभी को यहाँ पर कैद कर लिया गया था। ठीक, अगला प्रश्न देखिए 46 नंबर है कि गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा? देखिए गांधी जी के द्वारा कौन से ग्रंथ को अपनी माता कहा गया? तो भगवत गीता को उसके द्वारा अपना माता माना गया था। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नामक नाटक की रचना की? तो नील दर्पण नामक जो नाटक है इसकी रचना किया गया था दीनबंधु मित्र के द्वारा। ठीक, नील दर्पण जो है ये प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका 1859 में इसका प्रकाशन हुआ था। इस पुस्तक में जो नील के किसान की जो दुर्दशा है उसी का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपका जो प्रश्न है ये मैथ का है और मैथ का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो होगा वह आपका 156 होगा। ठीक, यहाँ पर कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो 1857 का जो कानपुर से नेतृत्व किया गया था वह नाना साहब के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर 50 से जो है आपका मैथ का है। 50 इसका राइट आंसर बता देते हैं, इसका राइट आंसर 1:9 होगा। ठीक, 51 नंबर प्रश्न की विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा जो है उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों के बीच पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा है जो ये विषुवत रेखा है। अगला प्रश्न है 52 नंबर जो हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन से बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं दर्शाता है? तो बराबर वर्षा वाले जो स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को दर्शाता है वो कौन दर्शाता है? कौन सा? तो वह आइसोहाइड्स, ये जो आइसोहाइड्स है ये बराबर वर्षा वाले जो स्थान है उसको दर्शाता है। ठीक, अगला प्रश्न 53 नंबर है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 11 है। 11 यहाँ पर ये क्या है? 11 पॉइंट नहीं है जी, यहाँ पर 1,17,128 रुपये है। ठीक, राइट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती, देखिए यहाँ पर आपसे प्रश्न कहा जा रहा है कि यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होगी तो यहाँ की जलवायु जो होगी वह उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसकी जलवायु पर जो आपका प्रभाव पड़ेगा कि अधिक ताप एवं अधिक वर्षा होगी, यही यहाँ पर आपका जो है परिवर्तन देखने को मिलेगा यदि आपको कर्क रेखा की जगह पर विषुवत रेखा होती। ठीक, अगला प्रश्न है हम लोग का कि मंगोल, यहाँ पर क्या है प्रश्न है कि मंगोल प्रजाति की जन्मभूमि, तो मंगोल प्रजाति की जो जन्मभूमि है वो चीन है। ठीक, कौन सी है? चीन है।
देखिए इस प्रजाति के जो त्वचा का रंग होता है वो पीला होता है और शरीर पर बड़े जो बाल होता है वो बिल्कुल नहीं होता है। माथा जो होता है वो चौड़ा होता है और इस प्रजाति के सबसे जो प्रमुख विशेषता है कि इसकी जो अधखुली आंखें होती है, अधखुली जो घुस 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 ताकता है, जैसे चीन वाले जो थोड़ा कम ताकते हैं तो वही अधखुली आंख होती है इसकी चिन्हासी है। ठीक, किसकी? तो वही आपको मंगोल प्रजाति की बात हो रही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 7 पर स्थित है? तो स्थित पर नहीं है। देखिए यहाँ पर जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर स्थित नहीं है तो कोयम्बटूर जो है वो 7 पर स्थित नहीं है। ठीक, यहाँ पर हम लोग राष्ट्रीय राजमार्ग जो 7 है यह बनारस से लेकर आपको कन्याकुमारी तक फैला हुआ है और इसकी जो कुल लंबाई है वो 2369 किलोमीटर इसकी लंबाई है जो राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का कि लघु हिमालय में स्थित दर्रे का नाम है। देखिए लघु हिमालय में कौन सा दर्रा स्थित है? तो लघु हिमालय में जो हो जाएगा आपका शिपकिला दर्रा जो है वह स्थित है। कौन सा? लघु हिमालय में स्थित दर्रा का नाम शिपकिला दर्रा। देखिए शिपकिला दर्रा कहाँ पर है? तो ये आपको हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पर जोजिला दर्रा है, तो जोजिला दर्रा कहाँ पर है? ये भी आपको जम्मू कश्मीर में है और ये शिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। बरमूला, ये बरमूला कहाँ पर है? तो ये जम्मू कश्मीर में है और जो बुर्जिल दर्रा है ये भी आपको जम्मू कश्मीर में है। तो ये तीनों जो है आपके जम्मू कश्मीर के दर्राए है। ये जो शिपकिला है ये हिमाचल प्रदेश की है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 58 नंबर की भारत में चंदन के लकड़ी की जो सर्वाधिक वन है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो चंदन के लकड़ी के जो सर्वाधिक वन है वो आपको कहाँ पर? नीलगिरी के पहाड़ियों में पाए जाते हैं। ठीक, कहाँ पर? नीलगिरी की पहाड़ियों में। और ये चंदन का जो सर्वाधिक वन है वो कर्नाटक में आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि मानचित्र रचना में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का उपयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वानों के द्वारा किया गया था? ठीक, देखिए मानचित्र के रचना में जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का उपयोग है वो सबसे पहले किसके द्वारा दिखाया गया था? किस देश के वैज्ञानिक विद्वानों के द्वारा। ठीक, तो यहाँ के वैज्ञानिक विद्वानों के द्वारा दिखाया गया था? यूनान के विद्वानों के द्वारा। अगला पॉइंट है भारत की तट रेखा की कुल लंबाई। तो भारत की तट रेखा की कुल लंबाई जो है 7516 किलोमीटर। कितनी है? 7516 किलोमीटर। अगला जो प्रश्न है 61वां प्रश्न है कि यहाँ पर जो मैथ का प्रश्न है आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 4375 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक, अगला प्रश्न है 62 नंबर है कि एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में शामिल है। तो एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में जो शामिल है उपर्युक्त में से सभी शामिल है। क्या क्या? नहीं, यहाँ पर कर्तव्यों में शामिल है, उपयोग में से सभी नहीं होगा। देखिए संविधान शामिल है, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गीत के प्रति श्रद्धा जो है वो शामिल है। ठीक, यहाँ पर राष्ट्रपति के प्रति श्रद्धा ये नहीं, ये भी नहीं। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर अंकित जो सत्यमेव जयते लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? तो देखिए जो सत्यमेव जयते है वो आपको मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक, अगला जो प्रश्न है 64 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए यहाँ पर कौन सा जो कथन है कथन सही नहीं है। 4 कथन दिया गया है, तो देखिए इसमें से एक कथन सही नहीं है और वह जो ऑप्शन सी का है वो सही नहीं है। अन्य विधायकों के असमान वित्त विधायकों को केवल लोकसभा में ही पारित होना आवश्यक है, यह सही नहीं है। अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग से 65 नंबर जो प्रश्न है यह भी आपका मैथ का ही प्रश्न है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह डी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है 66 नंबर प्रश्न है, इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका 600 हो जाएगा। और 67 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पर हम लोग का प्रश्न है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है। तो संपत्ति का जो अधिकार है वो वर्तमान समय में वैधानिक अधिकार है। क्या है? वैधानिक अधिकार है जो संपत्ति का अधिकार है। 68 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो इसमें जो किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? संसदात्मक जो है शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है और जो संसदीय शासन प्रणाली का जो जनक है वो ब्रिटेन है।
नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 69 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है। देखिए जो अनुच्छेद आपको आर्टिकल 25 है उसका संबंध किससे है, तो यह किससे है, यहाँ पर धर्म की स्वतंत्रता उसका संबंध है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक जो है धर्म की स्वतंत्रता से इसका संबंध है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 70 यानी कि 70 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या होगा, इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। अगला है कि ओम का नियम इसमें से किस पर लागू होता है, तो ओम का नियम किस पर लागू होता है जी, यह आपको धात्विक चालक पर जो है ओम का नियम लागू होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 72 नंबर जो प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि जब एसिटिक एसिड को धीरे धीरे अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्लोराइड के घोल में डालते हैं तो विद्युत जो चालकता है वह बढ़ जाती है, क्यों, तो ऐसा क्यों होता है। देखिए ऐसा इसलिए होता है कि आयनों की संख्या बढ़ जाती है जब अमोनियम हाइड्रोक्लोराइड के घोल धीरे धीरे डालते हैं तो। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 73 नंबर प्रश्न है कि तत्व है जिसका परमाणु आंतरिक इलेक्ट्रॉन के लिए अधिकतम बंधुता दर्शाता है वह है, तो वह कौन सा है, वह एफ है। कौन सा है, वह एफ है। यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर 74वें प्रश्न है कि जब सोडियम क्लोराइड के सांद्र घोल पानी में या फिर वैद्युत अपघटन करके तो उसके जो उत्पाद होते हैं, तो उसके जो उत्पाद होते हैं वह उत्पाद यहाँ पर आपका H2 होते हैं, Cl2 होते हैं, O2 होते हैं और NaOH होते हैं, तो ये सभी उसके उत्पाद हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर हम लोग का 75वां प्रश्न है कि निम्नलिखित नाभिकीय अभिक्रियाओं में से किस अभिक्रिया में अल्फा कणों का उत्सर्जन होता है, तो अल्फा कणों का जो उत्सर्जन होता है वह इस अभिक्रिया में, जो कि ऑप्शन तीसरे में है, इसमें आपको जो है अल्फा कणों का जो उत्सर्जन होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्यों में शुद्ध वाक्य ज्ञात करना है। तो देखिए शुद्ध वाक्य है कि रमेश दौड़ में रमेश का स्थान 5वां रहा। दूसरा है रमेश दौड़ में रमेश के स्थान 5वां रहा, यहाँ पर का था, यहाँ पर के है। ठीक, तीसरा है कि रमेश ने दौड़ में 5वीं स्थान हासिल किया। चौथा है दौड़ में रमेश ने स्थान पर 5वां रहा, तो इसमें जो आपका राइट होगा कौन सा हो जाएगा, वह ऑप्शन ए का जो होगा वह आपका राइट होगा कि दौड़ में रमेश का स्थान 5वां रहा। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग 77 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है, कह रहे कि दिए गए वाक्यों में सर्वनाम ज्ञात करना है। वह अपने पिताजी के साथ स्कूल जाती है। देखिए यहाँ पर सर्वनाम किसे कहते हैं, तो जो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है उसको सर्वनाम कहते हैं, और संज्ञा जो नाम के बदले यहाँ पर देखिए वह का प्रयोग किया गया है, तो वही तो है वह जो सर्वनाम है। ठीक, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 78 नंबर प्रश्न है कि दिए गए रिक्त स्थान में उचित मुहावरे का अर्थ यहाँ पर ज्ञात करना। ठीक, आज कार से टक्कर हो गई लेकिन हम, ठीक, आज कार से टक्कर हो गई लेकिन हम स्वर्ग सिधार गए, काम तमाम कर दिया, कतई नहीं बचे, या फिर बाल बाल बचे। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वह कि आज कार से टक्कर हो गई लेकिन हम बाल बच गए, यह जो कथन है ये मुहावरे का वह सही अर्थ है। ठीक, अगला प्रश्न है 79 नंबर है कि दिए गए वाक्यों में किस प्रकार का पुरुष या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर किस प्रकार का पुरुष है ज्ञात करना है। आपके आने से मुझे बहुत खुशी हुई, इसमें कौन सा पुरुष है, तो आपके आने से मुझे खुशी है, इसमें जो पुरुष का प्रयोग किया गया है वह उत्तम पुरुष का प्रयोग किया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोभी शब्द का विलोम ज्ञात करना है। देखिए लोभी शब्द का यहाँ पर विलोम क्या होगा, तो लोभी का निर्लोभी कर सकते हैं। ठीक, अगला है कि विनिमय की क्रियाविधि के परिमाण स्वरूप। ठीक, विनिमय के क्रियाविधि के परिमाण स्वरूप क्या हो जाएगा, आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। ठीक, राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पर 82 नंबर एक मैथ का प्रश्न को घुसेड़ दिया गया है, और इसका राइट आंसर क्या होगा, वह 9/16 होगा। ठीक, अगला प्रश्न है हम लोग का कि आमाशय रस पाचन क्रिया में सहायक है,
इस रस का कौन सा घटक टाइलिन को निष्क्रिय करता है? तो टाइलिन को निष्क्रिय करता है कौन? इसमें जो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो टाइलिन को निष्क्रिय करता है। ठीक। अगला प्रश्न है कि व्यावसायिक कॉर्क निम्नलिखित में से मात्र एक मृत ऊतक है जो कि स्थूल दीवारों पर निक्षेपित हो जाता है, तो वह कौन सा है? वह सुबेरिन है। कौन सा है? वो सुबेरिन है जो आपका स्थल दीवारों पर निक्षेपित हो जाता है। अगला प्रश्न है कि 85 नंबर है कि बीज जो है फल के किस भाग से लगे होते हैं? तो बीज जो है फल के आपको नाभिक से लगे होते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सबसे छोटा पुष्पी पादप कौन सा? देखिए सबसे छोटा फूल की बात हो रही है जो पुष्पी पादप है तो वह वुल्फिया है। ठीक। वुल्फिया की हम लोग बात करते हैं तो इसकी जो व्यास होता है वह 0.1 किलोमीटर यहाँ होता है। ठीक। यहाँ पर सॉरी किलोमीटर बोल रहे हैं, 0.1 मिलीमीटर होता है। ठीक। और सबसे जो बड़ा पुष्प है वो रैफ्लेसिया है। इसका जो व्यास होता है वह 1 मीटर तक होता है। कितना होता है? वह 1 मीटर तक होता है। और इसके हम लोग जो वेट की बात करें तो वह 8 से 10 किलोग्राम का ये होता है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 87 नंबर है कि चाय की गुणवत्ता और स्वास्थ्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो जो चाय में चमक धमक होती है वह किस पर निर्भर करती है? केवल संसाधन प्रक्रम पर, केवल जलवायु पर, केवल चाय की किस्म पर, उपयुक्त में से सभी पर हो जाएगा। ठीक। अगला है कि सूती कपड़े उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में अच्छे माने जाते हैं इसके रेशे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसके रेशे बीज तंतु है। क्या है? इसके जो रेशे हैं वो बीज तंतु हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का यहाँ पर 89 नंबर प्रश्न है कि हार्मोन उपयोगी है। तो देखिए जो हार्मोन उपयोगी है किस लिए उपयोगी है? तो ये हार्मोन आपको उपापचय की प्रक्रिया है तो ये हार्मोन उपयोगी है। अगला प्रश्न है कि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो जंतु कोशिका में आपको सेलुलोज नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी होता है? तो कौन सा स्वपोषी होता है? देखिए जो शैवाल होता है वो स्वपोषी होता है और शैवालों का जो अध्ययन है वो फाइकोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो इसमें जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाला ऑक्सीजन का जो स्रोत होता है वो जल होता है। ठीक। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5p और 2 का मान बताना है। तो यहाँ पर आपका जो ये इसका मान यहाँ पर लॉग में पूछा जा रहा है। इसका मैथ का प्रश्न है, इसका राइट आंसर आपका 20 हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है कि रक्त में कौन सा अवयव शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो इसमें जो ऑक्सीजन पहुंचाता है वो आरबीसी, जिसको आरबीसी रेड ब्लड सेल कहते हैं, वही पहुंचाता है। और इसका जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। और इसकी जीवन काल की बात करें तो वह 100 से 120 दिन होता है। अगला प्रश्न है कि भोजन खराब होने का कारण क्या है? देखिए भोजन खराब होने का जो कारण है केवल ब्राउनिंग और ब्रूजिंग, और दूसरा है केवल अवांछित रोगजनक सूक्ष्मजीवों का विकास, केवल कीड़ों और अन्य भागों द्वारा संक्रमण। उपयुक्त में से यहाँ पर आपका सभी हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए जो 96 नंबर प्रश्न है कि आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो। यहाँ पर द बैट्समैन हिट द बॉल एक्यूरेटली, क्या हो जाएगा यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा? देखिए मेन वर्ब और प्रोपोजिशन के बाद आने वाला जो नाउन है अथवा प्रोनाउन है वह ऑब्जेक्ट कहलाता है। और इसमें जो ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है वह दी बॉल जो है वो इसमें आपका ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। ठीक। तो यहाँ पर दी बॉल हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोग का कि सिलेक्ट द मोस्ट ऑपरेटिव सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर किट है तो किट का मतलब औजार होता है और इसका जो सही होगा वो इक्विपमेंट होगा। ठीक। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हम लोग का कि सिलेक्ट दी करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम दी वर्ड और गिवन बिलो। यहाँ पर हम लोग का सही अर्थ स्पेलिंग खोजना है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? इम्पैक्सिबल जो है आपका सही है। नहीं, यहाँ पर जो ऑप्शन जो डी का है वो सही है, इम्पैक्टेबल। ठीक। राइट आंसर यहाँ पर आपका, यहाँ पर इसका मतलब होता है त्रुटिहीन। ठीक।
अगला प्रश्न है कि बिशु डॉट 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 लाइक एट दी हाउस डॉट 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 अबाउट इट है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि बेसु नॉट ओनली लाइक्ड दी हाउस बट आल्सो ब्राउट इट। यहाँ पर बेसु को ये घर पसंद नहीं है लेकिन उसे वो खरीदा है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का 7 नंबर की सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिमी ऑफ द गिवन वर्ड। और इनको यहाँ पर इनको हेरेंट है और इसका जो सही क्या होगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा, हाँ बिल्कुल यहाँ पर आपका इंटेलिजिबल होगा, ठीक। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक। तो ये जो हम लोग का सेट प्रैक्टिस जो 8 था हम लोग इसको कंप्लीट कर लिए और जो आपका सेट 9 होगा वह जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तब तक के लिए थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।